स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। हम चर्चा कर रहे थे संसद के बारे में और पिछला जो भाग मैंने संसद का डाला, यानी भाग जो 13 मैंने डाला, उसमें मैंने चर्चा की थी आपसे कि संसद जो है वर्तमान में भारत की सरकार और जो प्रशासन है, यानी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर जो है इतना नियंत्रण नहीं कर पा रही है जितना उसको करना चाहिए। ठीक है, और उसके कुछ कारण भी हमने बताए थे कि कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण जो है संसद वर्तमान में इतना नियंत्रण नहीं कर पा रही है। तो फ्रेंड्स, आज हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में, यानी अनुच्छेद 105 की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और जितने भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी मैंने अभी तक संसद के भाग डाले हैं, आप सभी जो है उन भागों को देख लीजिएगा, क्योंकि अब जो है हमारा संसद का टॉपिक जो है आज के लेक्चर के बाद, ठीक है, पूरा होने वाला है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चर्चा कर रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है, संसदीय विशेषाधिकार विशेष अधिकार उन्मुक्तियां और छूटें हैं जो संसद के दोनों सदनों, इनकी समितियों और इनके सदस्यों को प्राप्त होते हैं। यानी फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि जो संसदीय विशेषाधिकारों की हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत, ये जो है ऐसा समझिए आप कि ये कुछ छूटें हैं हमने जो है, यानी कुछ छूट हमने जो कुछ रियायतें दी है किसको, संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं और जो समितियां होती है संसद के, यानी संसद की जो समितियां होती है उन समितियों के सदस्यों को भी हमने कुछ रियायतें या कुछ छूटें या कुछ विशेष अधिकार हमने उनको दिए हैं। कह रहा है यह इनके कार्यों की स्वतंत्रता और प्रभाविता के लिए आवश्यक। यानी मित्रों, ये जो संस्थाएं हैं, ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं, ये जो है अपनी स्वतंत्र रूप से, यानी स्वतंत्र रूप से जो है ये काम कर सकें, तो इस कारण से हमने जो है इनको कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। फिर क्या कहा, इन अधिकारों के बिना सदन न तो अपनी स्वायत्तता, महानता तथा सम्मान को संभाल सकता है और न ही अपने सदस्यों को किसी भी संसदीय उत्तरदायित्व के निर्वहन से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने इनको जो है ये विशेष अधिकार ना दिए होते तो ये जो है स्वतंत्र रूप से काम नहीं करते और ना ही जो है ये अपने सम्मान को प्राप्त करते। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, ये कहते हैं संविधान ने संसदीय अधिकार उन व्यक्तियों को भी दिए हैं जो संसद के सदनों या इसकी किसी भी समिति में बोलते तथा हिस्सा लेते हैं। भारत में महान्यायवादी और केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। यानी फ्रेंड्स, ये कहना चाह रहा है कि बेशक हमने संसदीय विशेष अधिकार दिए हैं किनको, संसद के सदस्यों को और जो समितियां हैं उनके सदस्यों को, लेकिन हमने जो है संसदीय अधिकार उन लोगों को भी दिए हैं जो संसद के सदस्य तो है या कुछ संसद के सदस्य भी नहीं है। जैसे केंद्रीय मंत्री जो होता है, ठीक है, वो उसको हमने जो है संसदीय विशेष अधिकार दिया, या फिर जो अनुच्छेद 76 के तहत हम महान्यायवादी की बात करते हैं, ठीक है, तो उसको भी हमने क्या किया कि उसको भी हमने कुछ विशेष अधिकार दिए ताकि वो किसी भी सदन में जब बोलेगा ना तो वो जो है स्वतंत्र रूप से बोलेगा। ठीक है, और जो मित्रों आपको मैं बता दूं, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी कि जो भारत का महान्यायवादी होता है और केंद्रीय मंत्री, ठीक है, चाहे केंद्रीय मंत्री किसी भी सदन का हो, वो किसी भी सदन में जाकर के बोल सकता है, ठीक है, लेकिन वो वोटिंग उसी सदन में देगा जिस सदन का वह सदस्य है। ठीक है, आगे क्या कहता है, यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि संसदीय अधिकार राष्ट्रपति के लिए नहीं है जो संसद का एक अंतरिम भाग है। ठीक है, क्या कह रहा है कि ये जो संसदीय अधिकार, ठीक है, हमने जो दिए हैं ये हमने राष्ट्रपति को नहीं दिए हैं, जबकि राष्ट्रपति को हम जो है संसद का एक अभिन्न अंग मानते हैं। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो है कौन कौन से विशेष अधिकार हमने जो है संसद के सदस्यों या समिति के जो सदस्य हैं उनको दिए हैं। तो देखिए उनका वर्गीकरण किया जा रहा है। तो क्या कह रहा है, संसदीय विशेष अधिकारों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला, वे अधिकार जिन्हें संसद के दोनों सदन सामूहिक रूप से प्राप्त करते हैं, यानी ये सामूहिक अधिकार है। ठीक है, और वे अधिकार जिनका जो है उपयोग सदस्य व्यक्तिगत रूप से करते हैं, यानी एक तो सामूहिक विशेष अधिकार हैं और दूसरे हैं कौन से व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, व्यक्तिगत विशेष अधिकार। तो पहले हम चर्चा कर रहे हैं सामूहिक विशेष अधिकारों के बारे में, यानी सामूहिक रूप से हमने जो है उनको क्या अधिकार दिया। ठीक है, तो क्या कहेंगे, कह रहा है संसद के दोनों सदनों के संबंध में सामूहिक विशेष अधिकार निम्न है। कौन कौन से, इसे अपनी रिपोर्ट, वाद विवाद और कार्यवाही को प्रकाशित करने और अन्यों को इसे प्रकाशित न करने देने का अधिकार। यानी मित्रों, संसद को हमने इस बात की शक्ति दी है कि आप जो है अपनी रिपोर्ट को या अपने कोई भी वाद विवाद होगा या कोई अपनी कार्रवाई आपने प्रकाशित की, यानी अपनी जो आपने कोई कार्रवाई की तो आपकी कार्रवाई को जो है कोई भी व्यक्ति प्रकाशित नहीं कर सकता। ठीक है, हमने आपको संसद को हमने संसद को यह अधिकार दिया है। और क्या कहा जाता है आगे,
सन 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने सदन की पूर्व अनुमति बिना संसद की कार्रवाई की सही रिपोर्ट के प्रकाशन की प्रेस की स्वतंत्रता को पुनर्स्थापित किया, किंतु यह सदन की गुप्त बैठक के मामले में लागू नहीं है। यानी फ्रेंड्स ये कहना चाह रहे हैं कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में लेकर के आए थे और उसके माध्यम से हम जो है संसद को ये शक्ति दी कि आपकी जो कोई भी रिपोर्ट होगी उस रिपोर्ट को कोई भी प्रेस वाला जो है अपने जो है प्रेस में नहीं छाप सकता, ठीक है। लेकिन गुप्त मामलों में हम जो है अधिकार नहीं दिया, ये कहना चाह रहे हैं। आगे क्या कह रहा है यह अपनी कार्यवाही से अतिथियों को बाहर कर सकती है तथा कुछ आवश्यक मामलों पर विचार विमर्श हेतु गुप्त बैठक कर सकती है। यानी मित्रों अगर ये चाहे ना कि यानी संसद ये चाहे कि हम जो कोई कार्रवाई करेंगे तो किसी भी अतिथि को जो है हम उसमें से बाहर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकती है और गुप्त बैठक भी वो कर सकती है, ये कहना चाह रहा है। आगे यह अपनी कार्यवाही के संचालन, कार्य के प्रबंध तथा इन मामलों के निर्णय हेतु नियम बनाती है। यानी मित्रों कार्रवाई का संचालन हम कैसे करेंगे, यानी संसद में काम कैसे होगा, ठीक है, काम का हम कैसे प्रबंधन करेंगे, तो उन सभी से संबंधित जितने भी नियम बनाने हैं तो हमने जो है संसद को यह खुली छूट दी है। फिर क्या करा है, यह सदस्यों के साथ साथ बाहरी लोगों को भी इसके विशेष अधिकारों के हनन या सदन की अवमानना करने पर निंदित, चेतावनी या कारावास द्वारा दंड दे सकती है। यानी मित्रों क्या करा है कि ये संसद के जो सदस्य हैं, ठीक है, उसके साथ साथ अगर कोई बाहरी व्यक्ति भी संसद के विशेष अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, तो ये संसद उसको जो है सजा दे सकती है, ठीक है। यानी सदन की अवमानना होगी ना, तो सदन की अवमानना पर वह उसको फिर चेतावनी भी दे सकती है या सजा भी दे सकती है या कारावास के द्वारा दंड भी दे सकती है। फिर क्या कहता है, इसे किसी सदस्य की बंदी, अवरोध, अपराध सिद्धि, कारावास या मुक्ति संबंधी तत्कालिक सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। मित्रों ये कहना चाह रहा है कि मान लो संसद का कोई भी सदस्य है और उसको हमने बंदी बना लिया या हमने जो है उसका अपराध का, यानी हमने जो है उसका जो उसने जो अपराध किया उसके अपराध का हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है, तो उसकी जो सूचना जो है संसद को जो है तात्कालिक रूप से यानी तुरंत संसद को यह सूचना हमें देनी होगी। फिर यह जांच कर सकती है तथा गवाह की उपस्थिति और संबंधित पेपर और रिकॉर्ड के लिए आदेश दे सकती है। यानी मित्रों संसद जो है जांचें भी करती है और गवाह जो होते हैं उनकी उपस्थिति भी और रिकॉर्ड के लिए आदेश भी ये देती है। फिर क्या कहता है आगे कि न्यायालय सदन या इसकी समिति की कार्यवाही की जांच के लिए निषेधित है। यानी मित्रों भारतीय न्यायपालिका जो है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई भी न्यायालय सदन में जो भी कार्रवाई चलती है ना उसकी जांच नहीं कर सकता, आप इस बात को समझ लीजिएगा। यानी संसद की कार्रवाई का कोई भी न्यायालय भारत में जांच नहीं कर सकता। फिर क्या करें कि सदन में पीठासीन अधिकारी की अनुमति के बिना कोई व्यक्ति बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी मित्रों क्या कह रहा है, सदन में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं ना, यानी लोकसभा में और राज्यसभा में जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी अनुमति के बिना आप किसी भी संसद के सदस्य को बंदी नहीं बना सकते, यानी आप जो है उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते बिना पीठासीन अधिकारी की अनुमति के। ये हमने संसद के सदस्यों को जो है सामूहिक विशेषाधिकार दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने चर्चा की सामूहिक विशेषाधिकारों के बारे में, और आगे हम जो बात करेंगे ना वो करेंगे व्यक्तिगत विशेषाधिकार, यानी एक पर्सनली रूप से हम जो है संसद के सदस्यों को क्या अधिकार दिया है तो उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि उन्हें किसको, कि संसद के सदस्य को कह रहा है उन्हें संसद की कार्यवाही के दौरान कार्यवाही चलने से 40 दिन पूर्व और बंद होने के 40 दिन बाद तक बंदी नहीं बनाया जा सकता। यह अधिकार केवल नागरिक मुकदमों में उपलब्ध है तथा आपराधिक और प्रतिबंधात्मक निषेध मामलों में नहीं। यानी फ्रेंड्स आप ऐसा समझना, मान लो संसद की कार्रवाई जो है शुरू होने वाली है, ऐसा समझो आप कि मान लीजिए संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है या शुरू हो गई, ठीक है, तो 40 दिन जब संसद की कार्रवाई शुरू हुई तो उससे 40 दिन पहले, ठीक है, और संसद की कार्रवाई जब बंद होगी तो उसके 40 दिन बाद तक आप जो है किसी भी संसद के सदस्य को जो है बंदी नहीं बना सकते, यानी आप जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कैसे मामलों में, यह जो है केवल नागरिक मामलों में है, यानी जो सिविल मामले होते हैं ना उन सिविल मामलों में या कुछ रेवेन्यू के मामलों में भी आप उनको बंदी नहीं बना सकते। हाँ आप जो है अपराधी मामलों में उसको जो है बंदी बना सकते हो, यानी अगर मान लीजिए उसने जो है कोई मर्डर कर दिया या कोई ऐसा घिनौना अपराध कर दिया जो कि आपराधिक है, यानी जो CRPC है उसके अंतर्गत आता है, तो फिर आप जो है उसको बंदी तो बना सकते हो, ठीक है। केवल हमने जो है ये अधिकार दिया है नागरिक मामलों में। फिर क्या करा है कि उन्हें संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता है। कोई सदस्य संसद या इसकी समिति में दिए गए वक्तव्य या मत के लिए किसी भी न्यायालय की किसी भी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। यानी फ्रेंड्स हमने जो है संसद के सदस्यों को जो है संसद में बोलने का अधिकार दिया है, यानी हमें उनको आज़ादी दी है कि हाँ आप संसद में जो है बोल सकते हो। और क्या कह रहा है कि संसद के सदस्य ने अगर मान लो कोई भी
बात संसद में बोली या किसी भी समिति में बोली तो जो है हम उसकी जांच फिर न्यायालय में नहीं कर सकते कि आपने जो भैया जो बोला, आपने जो संसद में बोला या आपने जो समिति में सही बोला या गलत बोला, मान लीजिए गलती ही बोला तो गलत की भी हम जो है न्यायालय में जांच नहीं कर सकते। और यह स्वतंत्रता संविधान के प्रावधान तथा संसद की कार्रवाई के नियम और स्थायी आदेश के संचालन से संबंधित है। ठीक है, आगे हम बात करें तो क्या कह रहा है कि वे न्याय निर्णय सेवा से मुक्त हैं। वे संसद के सत्र में किसी न्यायालय में लंबित मुकदमे में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कह रहा है, संसद का अगर किसी भी सत्र है या कोई भी न्यायालय होगा, ठीक है, यानी मान लो कि न्यायालय में कोई मुकदमा चल रहा था, ठीक है, तो वो उस मुकदमे में जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे। किसका? वो व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो किसी भी न्यायालय में लंबित अगर मुकदमा चल रहा है तो वो जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए वो जो है मना कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें कि संसद की अवमानना की यहाँ पे बात की जा रही है, यानी विशेष अधिकारों का भी मैंने आपको हनन की बात कही थी कि विशेषाधिकार भी समिति होती है। जब विशेषाधिकार को हनन होता है तो वो समिति जांच करती है। दोनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में भी विशेषाधिकार समिति भी होती है। तो कैसा, यानी किसको हम विशेष अधिकारों का हनन कहेंगे या किस बात को हम सदन की अवमानना कहेंगे? तो क्या कह रहा है, जब कोई व्यक्ति या प्राधिकारी किसी संसद सदस्य की व्यक्तिगत और संयुक्त क्षमता में इसके विशेष अधिकारों उन्मुक्तियों का अपमान या उन पर आक्रमण करता है तो उसे अपराध विशेषाधिकार हनन कहते हैं और यह सदन के द्वारा दंडनीय होगा। मतलब मित्रों, सरल शब्दों में आप ऐसा समझो कि संसद को जो हमने विशेष अधिकार दिए, यानी संसद को हमने जो स्वतंत्रता दी, शक्तियाँ दी, उनका अगर कोई हनन होता है ना, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी जो प्राधिकारी है अगर वो उनका हनन करता है, ठीक है, अधिकारों का, या उन पर आक्रमण करता है तो हम फिर उसको क्या कहते हैं, विशेष अधिकार हनन कहते हैं। और मित्रों, मैंने जो है आपको विशेष अधिकार एक प्रस्ताव भी बताया था कि विशेष अधिकारों का हनन का, यानी जब विशेष अधिकारों का हनन होता है तो फिर हम जो है विशेष अधिकार प्रस्ताव लेकर के आते हैं और उसके माध्यम से जो है, और मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई मंत्री है या कोई सदन का सदस्य है गलत जानकारी दे देता है संसद के सदन में, ठीक है, और अगर व्यक्तियों को यानी संसद के और सदस्यों को ये लगे कि नहीं इस मंत्री ने जो है हमको गलत उत्तर दिया या जो हमने गलत तथ्यों यानी हमारे समक्ष गलत तथ्यों को रखा है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक विशेष अधिकार प्रस्ताव लेकर के आते हैं और उसके माध्यम से जो है फिर उसकी जांच की जाती है। ठीक है, और आगे फ्रेंड्स हम चर्चा करेंगे विशेष अधिकारों के स्रोत के बारे में, यानी ये विशेष अधिकारों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की कि सामूहिक विशेष अधिकार कौन से हैं, व्यक्तिगत विशेष अधिकार कौन से हैं, तो आखिर ये अधिकार जो आए कहाँ से। ठीक है, तो उन सभी के बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है, मूल रूप में संविधान अनुच्छेद 105 में 2 विशेष अधिकार बताए हैं। यह है संसद में भाषण देने की स्वतंत्रता और इसकी कार्रवाई के प्रशासन का अधिकार। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि मैंने आपको पहले भी बताया था शुरुआत में ही कि अनुच्छेद 105 के तहत हम जो है संसदीय जो विशेष अधिकार हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो ये कह रहा है कि हमने जो है अनुच्छेद 105 में 2 विशेष अधिकार बताए हैं। कौन कौन से? कि एक तो हमने भाषण देने की स्वतंत्रता का बात वहाँ कही है कि संसद में कोई भी सदस्य होगा तो वो भाषण जो है आज़ादी यानी स्वतंत्रता पूर्वक भाषण दे सकता है। ठीक है, और संसद की कार्रवाई के प्रकाशन का अधिकार, यानी संसद की कोई कार्रवाई होती है, यानी संसद की जो कार्रवाई होती है ना, उसको जो है कोई भी जो है उसको जो प्रकाशित नहीं कर सकता। तो इन 2 विशेष अधिकारों की बात हमने अनुच्छेद 105 में की है। फिर क्या कहता है कि अन्य जो विशेष अधिकार होते हैं उनके संदर्भ में हमने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स इसकी समितियों और आरंभ तिथि जब 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो इसके सदस्यों की तरह समान है जब तक कि संसद द्वारा घोषित न हो। ठीक है, 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम कहता है संसद के दोनों सदनों के अन्य विशेष अधिकारों इसकी जो है समितियों और आरंभ सदस्यों को आरंभ होने की तिथि से ही प्राप्त हो गए। यानी मित्रों, जो विशेष अधिकार की बात मैंने आपसे चर्चा की, ये विशेष अधिकार हमने जो है जब हमारा संविधान लागू हुआ था तभी हमने जो है उनको विशेष अधिकार दे दिए थे। और इसके अलावा जो भी अन्य जो विशेष अधिकार थे, यानी 2 विशेष अधिकारों की मैंने आपसे चर्चा की, और दोनों के अलावा जो विशेष अधिकार थे उनको जो है हमने 20 जून 1979 के बाद से जो है, यानी 20 जून 1979 के साथ ही हमने उन अधिकारों को शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये हमने मित्रों बात की आज जो है संसदीय विशेष अधिकारों के बारे में। मैंने आपको बताया कि हमने जो है जो संसद के सदस्य होते हैं या जो महान्यायवादी होते हैं उनको कौन कौन से हमने अधिकार दिए, संसद में बोलने का अधिकार दिया और भी हमने जो है अधिकार दिए। तो फ्रेंड्स, अब हम जो चर्चा करेंगे वो हमारा संसद का आज भाग, यानी आज जो हमारा संसद का भाग है, भाग नंबर जो है 14 है, उसका जो है यानी अंतिम हमारा आज भाग है। आज हमारा संसद का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आज के टॉपिक के बाद मैं आपके समक्ष जो है लगभग 20 क्वेश्चन जो है संसद के टॉपिक के
उसके जो है यानी उनको मैं आपके समक्ष उपस्थित रखूँगा अगले लेक्चर में। तो आज जो है आप सारे मेरे भाग जो जितने भी मैंने डाली संसद के, उन सभी को आप जो है एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है कि संसद की संप्रभुता की हम जो है चर्चा करेंगे कि संसद जो है संप्रभु है या नहीं। तो उनके बारे में क्या करा है कि संसद की संप्रभुता का सिद्धांत ब्रिटिश संसद से संबंधित। मित्रों ये क्या कर रहा है, संसद की संप्रभुता। और मित्रों कई बार मैंने आपको बताया है संप्रभुता का मतलब, और आज मैं जो है आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। संप्रभुता का मतलब ये होता है, आप जो है आसान भाषा में ये समझ लीजिएगा कि आप जो है यानी संसद जो होगी ना, वो संसद चाहे भारत में किसी भी प्रकार का निर्णय लेना होगा, चाहे बाहरी देश से संबंधित होगा, यानी मान लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित होगा कोई निर्णय, या भारत में जो है कि कोई भी काम हमें करना है तो वो जो है स्वतंत्र रूप से निर्णय लेगी। ठीक है, तो वही हम कहते हैं, उसी को हम कहते हैं संसद की संप्रभुता। यानी आपने जो है हमने आज़ादी दे दी, किसी भी प्रकार का आपको निर्णय लेना है तो आप ले सकते हैं। तो उसी की बात यहाँ क्या करें कि जो संसदीय जो संप्रभुता आई ना, ये सिद्धांत आया, वो कहाँ से आया, तो ये आया ब्रिटिश संसद से। ठीक है, संप्रभुता का मतलब होता है राज्य की सर्वोच्च शक्ति। ग्रेट ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में है, इसके प्रभाव और न्याय क्षेत्र पर कोई विधिक प्रतिबंध नहीं है। यानी मित्रों मैंने आपको बताया था संप्रभुता का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति, यानी उसके पास सर्वोच्च शक्ति है, वो जो निर्णय लेना चाहेगी, जो काम करना चाहिए वो कर सकती है। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। ब्रिटेन में सर्वोच्च शक्ति संसद में निहित है। ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी के अनुसार इस सिद्धांत के 3 अनुप्रयोग है। यानी मित्रों क्या कर रहा है कि जो संसद की संप्रभुता है ना, वो हमने ली कहाँ से, ब्रिटिश की जो संसद है उससे। ठीक है, फिर क्या करा कि जो ब्रिटेन में जो संसद है ना, वो संप्रभु संसद है, लेकिन मित्रों वर्तमान में जो भारत में जो संसद है ना, वो संप्रभु संसद नहीं है। आगे हम इस बात की चर्चा भी करेंगे। तो ये क्या करें कि जो ब्रिटेन के जो न्यायवादी थे, ठीक है, एवी डाइसी, तो उन्होंने जो है संसद की संप्रभुता का जो सिद्धांत हमने दिया, उसमें जो उन्होंने 3 बातें बताई। कौन कौन सी बताई, क्या करा है कि कह रहा है कि एक तो उन्होंने क्या बात बताई कि संसद किसी कानून को क्या करा है कि संसद किसी कानून को संशोधित, प्रतिस्थापित या विधि को निश्चित कर सकती है। यानी मित्रों संसद चाहे किसी कानून को संशोधित करना या उसको समाप्त करना तो कर सकती है। फिर संसद संवैधानिक कानूनों को उसकी प्रक्रिया की तरह बना सकती है, जैसे साधारण कानून। ठीक है, और संसदीय विधि को न्यायपालिका अवैध घोषित नहीं कर सकती, जिससे वह असंवैधानिक हो जाए। यानी मित्रों ये ब्रिटेन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ भारत में नहीं हो रहा। भारत में तो संसद कोई, यानी भारत में जो कोई संसद कानून बनाती है ना, उसको जो है न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है, लेकिन वे ब्रिटेन की बात की जा रही है। ठीक है, तो एवी डाइसी ने इन 3 बातों के बारे में बताया कि जो है भैया संसद अगर चाहे तो कोई कानून को बना सकती है, या उसमें संशोधन भी कर सकती है, समाप्त भी कर सकती है, और बात की कि जो है संसद में जो कानून बनता है उसकी जो है न्यायपालिका अवैध भी घोषित वहाँ पे नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरी तरफ भारत में बात करेंगे क्या कि भारत में क्या कहा जाता है। भारत में ये कह रहे हैं कि दूसरी तरफ भारत संसद को संप्रभु इकाई नहीं कहा जा सकता, जैसा कि इसके प्रभाव व न्याय क्षेत्र में न्यायिक अवरोध है, जो कि तत्व भारतीय संसद की संप्रभुता को सीमित करते हैं। यानी मित्रों मैंने आपको बताया था कि भारत में जो संसद है ना, वो संप्रभु नहीं है, वो केवल और केवल संविधान के अनुसार ही काम करती है भारत में। ठीक है, और उसने जो है यानी उसको जो है हमने सीमित ही शक्तियाँ संसद को दी है। इस कारण हम जो है संसद को, भारत की जो संसद है उसको हम संप्रभु इकाई नहीं कहते। तो क्या करा है भारत की, यानी ये कारण बता रहे हैं कौन कौन से कि निम्न कारणों के माध्यम से हमने जो है संसद को जो है सीमित शक्ति, यानी संसद की जो काम करने की जो शक्ति है उसको जो हमने बांध दिया है। कौन कौन से माध्यम से कि संविधान की लिखित प्रकृति, यानी एक तो संविधान के माध्यम से हमने जो है संसद को बांध दिया कि भैया आप जो है कोई भी काम करोगे वो करोगे केवल संविधान के माध्यम से। ठीक है, संविधान ही सर्वोच्च भारत में होगा। क्या करा है, हमारे देश का संविधान मूलभूत विधि है, इसमें संघ सरकार के 3 अंगों के लाभ, क्षेत्र, प्रभाव व आपस में संबंधों का परिभाषित किया है। यानी मित्रों हमारे देश में जो है संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान की सर्वोच्चता हमारे देश में जो है लागू होती है। और आगे क्या कहता है कि संविधान से इतर संसद के पास क्रियान्वयन को कुछ नहीं है, यह नहीं कुछ संशोधनों के लिए आधे से अधिक राज्यों की संस्तुति भी जरूरी होती है। ब्रिटेन में न तो संविधान लिखित है और न ही वहाँ मूलभूत विधि। यानी फ्रेंड्स क्या करा है कि ये कह रहा है कि संविधान के द्वारा हमने जो शक्तियां संसद को दी, बस वही शक्तियां संसद के पास हैं, इसके अलावा संसद के पास कोई भी जो है भारत में शक्तियां नहीं है। और ब्रिटेन में जो है संसद संप्रभु है, यानी ब्रिटेन में संविधान नहीं है, इस कारण जो है यानी संविधान लिखित में है, ब्रिटेन में जो है संविधान जो है वो लिखित में नहीं है, और वहाँ मूलभूत कोई कानून भी नहीं है, इस कारण से जो है वहाँ पे संसद संप्रभु है। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, दूसरा कारण बता रहा है कि दूसरा कौन सा कारण है जिससे जो है हमने संसद की शक्ति को बांध दिया। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि
सरकार की संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम की मैंने आपको जो है जब मैंने अलग चैप्टर पढ़ाया तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, और जो है मेरे जो चैनल है उसके ऊपर जो है संघीय व्यवस्था का अलग से जो है चैप्टर पढ़ा हुआ भी है, तो आप जो उसको जा करके देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखा। तो संघीय व्यवस्था की आज यहाँ पे फिर से चर्चा आ गई। तो संघीय व्यवस्था की मैंने आपको उस समय भी मतलब बताया था कि संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि हम जो है शक्तियों का बंटवारा कर देते हैं केंद्र की जो सरकार है और जो क्षेत्रीय सरकार है यानी राज्य सरकारों में। तो क्या करा है, भारत में शासन की फेडरल यानी संघीय प्रणाली है जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। दोनों स्वयं को प्राप्त विषयों पर क्रियान्वयन करते रहते हैं। संसद की विधि निर्माण की शक्ति केवल संघीय सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक सीमित है, लेकिन इस शक्ति को राज्य सूची में विस्तारित नहीं किया जा सकता, बजाय केवल 5 असाधारण परिस्थितियों के। दूसरी तरफ ब्रिटेन में सरकार की एकात्मक व्यवस्था है, इस तरह सारी शक्ति केंद्र में निहित है। यानी मित्रों, मैंने उस समय भी बताया था और कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि हमने जो है भारत का जो संविधान है वो फेडरल सिस्टम है, ठीक है। यानी भारत में जो शासन की प्रणाली है वो फेडरल सिस्टम है, यानी फेडरल मतलब संघीय है। मैंने आपको बता दिया कि शक्तियों का हम बंटवारा करते हैं संघ की सरकार और राज्यों में, ठीक है। जो केंद्र की सरकार होती है वो संघ सूची पर कानून बनाती है और कुछ मामलों में वो समवर्ती सूची पर भी बनाती है, ठीक है। और जो राज्य की सरकार होती है वो राज्य सूची पर कानून बनाती है। लेकिन मित्रों, मैंने आपको जो कई बार बताया है कि जो 5 परिस्थितियां ऐसी बनती है कि उन 5 परिस्थितियों में से अगर एक भी परिस्थिति बन जाए तो फिर संसद क्या करती है कि वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। और मित्रों, आज मैं जो है उन 5 परिस्थितियों के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। मैं आशा करता हूं कि जो है मैं ये मान कर चल रहा हूं कि मैंने कई बार यानी कम से कम 5 या 6 बार मैंने उन 5 परिस्थितियों के बारे में चर्चा की है। तो मैं मानता हूँ कि आपको जो उन 5 परिस्थितियों के बारे में याद होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि उन 5 परिस्थितियों में जो है संसद फिर राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। लेकिन क्या करा कि ब्रिटेन में तो जो है संघीय व्यवस्था नहीं है, ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है और इस कारण से वहाँ सारी शक्ति जो है केंद्र सरकार में निहित होती है, ठीक है। फिर क्या करा है, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था, यानी भारत में हम जो है न्यायपालिका किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा यानी उसकी जाँच भी कर सकती है। क्या करा है, स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमारी संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाती है। यानी मित्रों, हमने जो है न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी है। यानी मित्रों, इसका जो हम डिटेल से अध्ययन तो करेंगे अगले अध्यायों में, लेकिन संक्षेप में मैं बता दूं, कई बार मैंने बताया भी है, आज मैं फिर बता रहा हूं कि अगर मान लो संसद या राज्य का कोई भी विधानमंडल मान लो कि ऐसा कानून बना दे कि वो कानून सही नहीं है, ठीक है, तो भारत की न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। यानी हमने न्यायपालिका को ये अधिकार दिया है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसको हमने न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी कि वो संसद की सर्वोच्चता पर रोक लगाई। यानी संसद जो है ऐसा नहीं होगा कि वो जो मनमानी चाहे या जो मनमानी तरीके से कोई भी कानून बनाना चाहे तो उसको कानून को बना देगी और लागू कर देगी, ऐसा नहीं होगा। भारत में न्यायपालिका को हमने शक्ति दी है, भैया संसद अगर कोई गलत कानून बनाए तो आप उस कानून को रद्द कर दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या करा है, उच्च न्यायालय दोनों संसद द्वारा प्रभावी विधि को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं यदि वे संविधान में किसी उपबंध का उल्लंघन करते हुए। यानी मित्रों, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई कानून संविधान के उपबंधों का उल्लंघन करे तो उस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हमने यह अधिकार दिया कि आप भैया उस कानून को जो है इलीगल या असंवैधानिक या अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकते हो, ठीक है। चौथी क्या करा है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत न्यायोचित मूल अधिकारों की संहिता को शामिल कर संसद के प्राधिकार को सीमित किया। यानी मित्रों, हमने जो है मूल अधिकार संविधान में जो है डाल दिए ताकि जो है संसद जो है हमारे मूल अधिकार को छीन ना सके, लेकिन कुछ मामलों में जो है वो संशोधन कर सकती है। हमने बताया था आपको, मूल अधिकारों के चैप्टर में अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो है चैनल पे आप जाकर उनको देख सकते हैं, ठीक है। फिर क्या करा है, अनुच्छेद 13 राज्य की किसी भी ऐसी विधि को बनाने से प्रतिबंधित करता है जो मूल अधिकारों के किसी भाग या इसके पूर्ण रूप में निरसन करे। इस तरह एक संसदीय विधि जो मूल अधिकारों का हनन करे उसे अवैध माना जाएगा। यानी मित्रों, मैंने आपको बताया था मूल अधिकारों के चैप्टर में, और अनुच्छेद 12 में मैंने आपसे चर्चा की थी किसकी, राज्य की परिभाषा मैंने अनुच्छेद 12 में दी थी। राज्य अनुच्छेद 13 में मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई कानून जो मूल अधिकारों का हनन करेगा उस कानून को जो है भारत की न्यायपालिका उस कानून को जो है रद्द कर देगी। अनुच्छेद 13 में मैंने आपको बताया था, वो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि एक संसदीय विधि जो मूल अधिकारों का हनन करेगी उसे हम अवैध मान देंगे, अवैध माना जाएगा उसको हम हमारे द्वारा किसके माध्यम से, अनुच्छेद 13 के माध्यम से, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो है आज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, यानी आज हमारा संस्कृत का टॉपिक पूर्ण हुआ, ठीक है। और मित्रों, मैंने जो है 14 भाग आपको करवा दिए संस्कृत के टॉपिक के, ठीक है। संस्कृत का जो हमारा चैप्टर था 14 भाग हमारे कंप्लीट आज हो चुके हैं। मैं आशा करता हूँ मित्रों, भरपूर कोशिश मैंने की है सरल से सरल शब्दों में समझाने की इस भाग को, ठीक है, और इस पूरे चैप्टर को ही, और संसद की जो है एक एक बारे में यानी एक एक चीज़ों के बारे में मैंने जो है आपको डिटेल से समझाया है। चाहे विधेयकों की बात हो या जो है अन्य विशेषाधिकारों की बात हो या फिर लोकसभा या राज्यसभा की प्रणाली
जो है उनका सिस्टम है, कैसे बजट पास होता है, ठीक है, एक बिल जब संसद में लाया जाता है, बिल लाने के बाद कैसे वो कानून बनता है, तो इन सभी के बारे में मैंने जो है डिटेल से समझाने की जो है भरपूर कोशिश की है और सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो मित्रों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और अगला जब मैं वीडियो लेकर के आऊँगा तो उसमें जो आपको 20 क्वेश्चन संसद के टॉपिक के दिखेंगे और आप विश्वास करना कि जैसे मैं अब तक जो है क्वेश्चंस के जो लेक्चर लेके आ रहा हूँ उसी प्रकार से हमारे लेक्चर होगा और जो है बेसिक से एडवांस लेवल का जो है मैं क्वेश्चन आपके समक्ष उपस्थित रखूँगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जो है आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए कि आज का लेक्चर और जो संसद का मैंने टॉपिक करवाया आपको कितना समझ में आया, ठीक है। तो इन सभी के बारे में जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम जो लेक्चर अगला लेंगे, यानी अगला तो जो हमारा वीडियो आएगा वो आएगा क्वेश्चंस के बारे में, लेकिन क्वेश्चन जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो क्वेश्चन के बाद अब हम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, चैप्टर नंबर जो 23 है वो होगा संसदीय समितियों के बारे में। यानी संसद में मैंने जो कई बार आपसे चर्चा की है और जो मैंने कई समितियां बताई, जो वित्तीय समितियां मैंने मुख्य रूप से बताई थी कि लोक लेखा समिति के बारे में मैंने कभी कभी जो है चर्चा की, प्राक्कलन समिति या सार्वजनिक उद्यम समिति। तो इन तीन समितियों को तो मुख्य रूप से माना जाता है, लेकिन अन्य समितियों की भी हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो है आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। आप जो है अपने सभी जितने विभाग संसद के उनको रिवीजन कर लीजिएगा। तो अब हम मिलते हैं नए अगले वीडियो में संसद के टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ और महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तरी होगी उसके साथ। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।